हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम है सोहेल खान। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हर नर्सेज का सपना होता है कि एजुकेशन ख़त्म होने के बाद वो एक 100+ बेडेड हॉस्पिटल में काम करे, अच्छे रेप्यूटेड हॉस्पिटल में काम करे, जहां पेशेंट की क्वालिटी केयर की जाती हो, जो NABH JCI दोनों हो या इन दोनों में से कोई एक हो, ताकि वहाँ काम करके हम कुछ नया सीखें, खुद को एक्सप्लोर कर सकें। बट समस्या ये आती है कि बड़े हॉस्पिटल जो है मेट्रो सिटीज़ में हैं, और सारे नर्सेज मेट्रो सिटीज़ में नहीं रहते। कई लोग दूर दराज के इलाकों से आते हैं, वो चाहते हैं कि हम वहाँ पे अप्लाई करें, लेकिन वहाँ खुद जाके फिजिकल अपीयर होके अपना रिज्यूम देना, इससे बेहतर है कि वो चाहते हैं कि हम ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। लेकिन कई बार टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आप सबको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं किसी भी हॉस्पिटल में, वो मैं आप सबको बताऊंगा विद एग्जांपल। तो आइए शुरू करते हैं। अप्लाई करते हैं मैक्स हॉस्पिटल का पड़पड़गंज में जो है। तो गूगल में गए, गूगल में हमने सर्च किया मैक्स हॉस्पिटल पड़पड़गंज। ये जस्ट आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ कि कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। आप किसी भी हॉस्पिटल में की वेबसाइट डालो, हॉस्पिटल का नाम डालो, फिर आपको हॉस्पिटल का अगर ऐसा फॉर्मेट दिखता है, बाकी जो भी नाम आते हैं मैक्स हेल्थ केयर या अपने कुछ भी हो, उसमें अपने को नहीं जाना है ना। तो आपको सिर्फ ऐसे फॉर्मेट पे जाना है जहाँ पे कोड एक्शन शेयर एंड वेबसाइट। तो आप वेबसाइट पे गए, फिर हम यहाँ पे कैरियर का ऑप्शन देखेंगे। कैरियर का ऑप्शन कहाँ है? कई वेबसाइट में क्या होता है कि राइट साइड में या लेफ्ट साइड सबसे टॉप में 3 डॉट होते हैं। 3 डॉट में जाके वहाँ पे कैरियर का ऑप्शन होते हैं, और कई में नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आते हैं। तो हम इसमें सर्च करते हैं कि कहाँ अपने को कैरियर का ऑप्शन मिलेगा। तो हम धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करेंगे या क्विक लिंक में, ये आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 कैरियर। ओके, कॉन्टैक्ट अस के ऊपर कैरियर के ऑप्शन पे क्लिक किया। फिर ये है 15 जॉब ओपनिंग्स है, लोकेशन भी है, जॉब टाइटल्स। लोकेशन तो खैर अपने को डालनी है, जब कॉल आएगा तब हम लोकेशन बता देंगे उनको। तो जस्ट मैं अभी आपको बता रहा हूँ नर्सिंग ऑर्थोटी, मेरा फील्ड ऑर्थोटी है, तो मैं आपको अपने लिए करके बता रहा हूँ। अप्लाई नाउ। ये केरोल है, जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, कैसे अभी हमें कोई मतलब नहीं है। जस्ट डाउन 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 एंटर योर नेम सोफी खान। ओके, देन करेक्ट ब्लू टिक। कॉन्टैक्ट नंबर 7231912606 करेक्ट। ईमेल आईडी आगे सेलेक्ट हो गई मेरी। डेट ऑफ बर्थ सॉरी अगस्त 23। ओके, करंट लोकेशन अब मैं गुड़गांव में हूँ। गुड़गांव। क्वालिफिकेशन GRM एंड ICN। मैंने इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स का भी कोर्स किया है, तो वो भी इसमें मेंशन कर ही देता हूँ। टोटल एक्सपीरियंस आई हैव 5 ईयर एंड चलो 5 ईयर कर देते हैं। क्या बता रहा है? मंथ बता रहा है, सॉरी। चलो यहाँ पे 6 मंथ कर देते हैं और ईयर 5 ईयर। ओके, करंट CTC बताएं। चलो 480 4 Last industry. Currently now I'm working in Medanta. Then put here hospital Gurgaon. Last employer Medanta. Last designation. Obviously I'm a nurse. Upload resume. Then choose file. मैं PDF के थ्रू इसको कर रहा हूँ। लोडिंग हो रही है, वो भी लोडिंग। देन सबमिट। तो नेक्स्ट हम RT हॉस्पिटल का देखते हैं। जस्ट गो टू गूगल, टैप सर्च RT हॉस्पिटल गुड़गांव। अगेन वही प्रोसीजर, वेबसाइट में गए अपन, स्क्रॉल डाउन किया, देखेंगे कुछ है कि नहीं कैरियर का ऑप्शन। नहीं है, तो फिर हमें 3 डॉट में जाना है। ओके, गए 3 डॉट में, इसमें देखेंगे कहाँ है। मिल गया, फाइनल कैरियर अपॉर्चुनिटी। क्लिक हियर, अप्लाई ऑनलाइन। तो हम देखेंगे ये क्या लिखा है। यहाँ जिसको जाने दो, करंट ओपनिंग क्या क्या है। देखो यार, कोई भी बड़ा सेटअप होता है ना, वो कैरियर अपॉर्चुनिटी जो करंट ओपनिंग्स है वो सारी की सारी लिख के रखता है। उसका टाइमिंग भी लिख के रहता है कि ये एक्सपायर कब होगी, ये वैलिड अप टू कौन से मंथ में होगी, जून में होगी, जुलाई में होगी, मई में होगी, ऐसी मंथ होगी। ठीक है, तो करंट ओपनिंग क्या क्या है। हाउसकीपिंग है, फिजियोथेरेपी है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट है, मेडिकल ऑफिसर्स है, और साथ में एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी दे रखी है, और एरिया क्या कौन कौन सा है वो दे रखा है,
रखा है, लोकेशन भी दे रखी है, फाइनली नर्सिंग, नर्सिंग में डेजिग्नेशन और एरिया दे रखा है, वार्ड, आईसीयू, ओटी, एसडीयू, सीटीवीएस, पीएचसीयू, एजुकेशन क्या चाहिए, जीएनएम, पोस्ट बीएससी, एमबीएससी, एक्सपीरियंस 0 to 8 ईयर। चलो देखते हैं अप्लाई ऑनलाइन कहाँ करते हैं। ये तो वही है, सॉरी यार इसमें तो दिया हुआ ही नहीं है, चलिए रहा। टू एक्सेस जॉब ओपनिंग और अप्लाई फॉर जॉब काइंडली कॉल, ये नंबर दे रखे हैं उन्होंने, फ्रॉम 9 AM to 5 PM मंडे टू सैटरडे और ईमेल एट, ये 4 का ईमेल है और ये नंबर है, मंडे टू सैटरडे आप 9 बजे से 5 बजे के बीच में इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने का कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए उन्होंने मेल और नंबर दिया है, तो आप यहाँ से भी आरटीपीएस हॉस्पिटल में कर सकते हैं। और इस हॉस्पिटल की डेजिग्नेशन देखनी हो, इस हॉस्पिटल की डेपुटेशन देखनी हो तो आप देख सकते हैं, ये जेसीआई विद एनएबीएच है। एनएबीएच मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि एनएबीएच जो है इंडिया लेवल के स्टैंडर्ड पे काम करता है और जेसीआई इंटरनेशनल लेवल पर शो करता है, तो ये जेसीआई है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है काम करने के लिए, आप जाइए, बेस्ट ऑफ लक। तो दोस्तों आप सब ने देखा कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं किसी भी हॉस्पिटल में। अब दूसरी बात, हम लोगों ने रेज्यूम अपना डाल दिया वहाँ पे, उन लोगों का कॉल आ गया। अब हम इंटरव्यू को क्रैक कैसे करें, वो हमसे क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस है तो आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, और फ्रेशर हैं तो फ्रेशर के हिसाब से क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे। तो प्लीज़ आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें और इसको एंड तक देखें, ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो शुरू करते हैं। तो हम जब भी कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने जाते हैं तो सामने वाला इंटरव्यूअर हमसे सवाल कर सकता है कि आप अपने बारे में बताइए। तो हमें ऑनेस्टली अपने बारे में बताना है कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं और हमारा बैकग्राउंड क्या है, हमारी एजुकेशन क्या है, हमारी क्वालिफिकेशन क्या है। और हम फ्रेशर हैं तो ऑब्वियसली वो हमसे ज़्यादा सवाल नहीं कर सकते कि आपने कहाँ कहाँ काम किया या आपको क्या क्या आता है। वो सिर्फ आपसे यही सवाल थ्योरिकली पूछ सकते हैं कि आप लैब वैल्यूज़ बताइए कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल कितना होता है। मेल और फीमेल दोनों में वेरी करता है, मेल में 2-3 ग्राम, फीमेल से ज़्यादा ही होता है। और दूसरी बात, आपसे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के बारे में पूछ सकते हैं, आपको इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पूछ सकते हैं। तो आप जब भी इंटरव्यू देने जाएं तो इलेक्ट्रोलाइट्स, लैब वैल्यूज़, इन सब के बारे में पढ़ के जाएं। फिर आप सबसे पूछा जा सकता है कि किसी भी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से पहले क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाती है। तो सबसे पहले देखो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले हमको कंसेंट लेना होता है। पेशेंट और उनके अटेंडर्स की लिखित सहमति होना ज़रूरी है। वो कंसेंट लेना एक डॉक्टर का काम होता है, डॉक्टर पेशेंट को एक्सप्लेन करता है, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी है कि उस क्राइटेरिया को पूरा करने में हेल्प करें ताकि कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि देखो अल्टीमेटली कोई भी डॉक्यूमेंटेशन में समस्या आए या लीगल अनलीगल किसी भी तरह से समस्या आए तो नर्सेज को सबसे पहले पकड़ते हैं। दूसरे जो भी डेजिग्नेशन के लोग हैं, चाहे लैब टेक्नीशियंस हो, वार्ड बॉय हो, जीडीए हो, डॉक्टर हो, किसी को ज़्यादा मतलब नहीं होता है। नर्सेज की रेस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। अगर आप एक्सपीरियंस हैं, किसी भी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या आपने कहीं काम किया है तो आप सबको इस बारे में पता होता है। फिर आप सबसे पूछा जा सकता है कि भाई कैनुलाइजेशन क्या है, कैनुलाइजेशन क्यों ज़रूरी होता है। कैनुलाइजेशन किसी भी इंट्रावीनस ड्रग्स को इंड्यूस करने के लिए हमें एक प्रोसीजर होता है जो कैनुला इंसर्ट करवाते हैं पेशेंट को। ये अलग अलग गेज के हो सकते हैं, पीडियाट्रिक के अलग गेज होते हैं, एडल्ट के अलग होते हैं, और अलग अलग ड्रग्स के अकॉर्डिंग, अलग अलग ट्रांसफ्यूजन के अकॉर्डिंग हम कैनुला की गेज डिटरमाइन करते हैं। मान चलिए कि आपको नॉर्मल इंजेक्शन लगाना है तो आप 22 या 20 का कैनुला लगाते हैं। अगर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो आपको मिनिमम 18 का तो लगाना ही है, क्योंकि आरबीसी जो है वो साइज में उनका डायमीटर बड़ा होता है, वो शॉर्ट ल्यूमन में सर्वाइव नहीं कर पाती, ट्रांसमिटेड नहीं कर पाती, हो सकता है वो ब्रेक डाउन हो जाए। इसलिए हमें वाइड ल्यूमन का कैनुला लगाना है, 18 गेज का बेहतर है। फिर इसके कॉम्प्लिकेशंस पूछे जा सकते हैं कि कैनुलाइजेशन की क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है। तो इसके कॉम्प्लिकेशंस में सेलुलाइटिस है, फ्लेबाइटिस है, और भी कई कॉम्प्लिकेशंस है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपसे पूछा जा सकता है
कि राइस ट्यूब के बारे में बताऊं। राइस ट्यूब क्यों इंसर्ट करवाते हैं? राइस ट्यूब थ्रू द इसोफेगस, स्टोमक में एक पाइप होती है, वो इंसर्ट कराई जाती है थ्रू द ओरोफेरिंक्स और नेजोफेरिंक्स। ये क्यों करवाई जाती है? किसी भी बाहरी चीज को पेशेंट के स्टोमक में इंसर्ट करवाने के लिए या स्टोमक को खाली करवाने के लिए। अब सवाल ये है कि स्टोमक खाली क्यों करना है किसी पेशेंट का? अब देखिए कि पेशेंट ने पॉइजन ले लिया है या पेशेंट इमरजेंसी में एडमिट हुआ है ट्रॉमा करके, पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया और ऐसी इंजरी हो गई जो हमें हाथों हाथ ऑपरेट करने की जरूरत है। अब हमें पता लगता है कि पेशेंट का पेट तो भरा हुआ है। अब भरे हुए पेट में, स्टोमक में हम लोग कभी भी एनेस्थीसिया नहीं देते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि पेशेंट एस्पिरेट कर सकता है और पेशेंट की ऑन स्पॉट डेथ हो सकती है। तो पेशेंट का स्टोमक वॉश भी कराना जरूरी है। और दूसरी बात, पेशेंट अनेबल है खाने के लिए, पीने के लिए, अनकॉन्शियस है। आप लोगों ने आईसीयूज में काम किया है तो आप लोगों को पता होता है कि ओल्ड एज पेशेंट है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, जिनकी ओरल सर्जरीज हुई है, तो वो लोग खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, तो उसको नेजोफेरिंक्स के थ्रू हम लोग राइस ट्यूब इंसर्ट करते हैं और राइस ट्यूब के थ्रू हम लिक्विड डाइट प्रोवाइड करते हैं। फिर इसके साइज होती है इसकी भी, जैसे कैनुला की साइज है। राइस ट्यूब में भी अलग अलग साइज की आती है, 16, 14, अलग अलग पेशेंट में अलग अलग साइज की वेरी करती है। फिर आपको पूछ सकते हैं कैथेटराइजेशन के बारे में कि कैथेटराइजेशन क्या है, कैथेटराइजेशन प्रोसेस के बारे में बताइए, कैथेटराइजेशन के कॉम्प्लिकेशन बताइए, कैथेटर कितने टाइप के होते हैं, हम नॉर्मली कौन सा कैथेटर यूज़ करते हैं। देखिए, कैथेटर, इंडवेलिंग कैथेटर, कॉन्डोम कैथेटर, ये कैथेटर के अलग अलग टाइप है। और मटेरियल की बात करें तो ये सिलिकॉन में आता है, पॉलिश में आता है, तो हम लोग पॉलिश कैथेटर यूज़ करते हैं जनरली। और सिलिकॉन भी यूज़ करते हैं क्योंकि उसकी जो टाइम है उसका 5-6 दिन एक्सटेंड कर सकते हैं वो पेशेंट को लगाने के बाद, इसलिए अब लेकिन जनरली हम पॉलिश ही यूज़ करते हैं। अब पॉलिश कैथेटर में भी अलग अलग साइज आती है, 16, 14, 18, 20, 10, 8, अलग अलग साइज मैटर करती है और उस पर कलर कोड भी आता है। ठीक है, ये तो हो गई कैथेटराइजेशन के बाद। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि आप लोग ट्राइएज के बारे में क्या जानते हो। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था ट्राइएज सिस्टम के बारे में, तो अगर आपको ट्राइएज सिस्टम के बारे में नहीं पता तो आप मेरी पहले वाली वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको ट्राइएज एक्सप्लेन किया है। और फिर आपसे पूछ सकते हैं कि जो भी डिस्पोजल्स है उसको डिस्कार्डेड आइटम है वो किस मेथड में करते हैं, क्यों उसमें भी अलग अलग कोड होते हैं कलर कोड होते हैं, ब्लू है, ब्लैक है, रेड है, येलो है, वाइट है, डार्क ब्लू है, तो अलग अलग मटेरियल अलग अलग कलर कोड के बिन में डिस्कार्ड किया जाता है। फिर आपसे वाइटल साइंस के बारे में पूछ सकते हैं, वाइटल साइंस के बारे में मैंने आपको बताया है। फिर आपको पूछ सकते हैं कि टेम्परेचर लेने की साइट्स कौन कौन सी होती है। ये मैं आपको बता दूं कि टेम्परेचर लेने की साइट्स ओरल है, रेक्टल है, बाई एक्जिला है, बाई टेम्पोरल है और हैंड हाइजीन के बारे में आपको बताया ही है, हैंड मूवमेंट के बारे में बताया ही है। और फिर आपसे पूछा जा सकता है कि NSI क्या है, नीडल स्टिक इंजरी। नीडल स्टिक इंजरी किसी भी नीडल से हमें इंजरी हो जाए, चाहे वो नाउन हो या अननाउन हो। अननाउन जैसे कोई भी नीडल अननाउन तरीके से पड़ी है, हमें पता नहीं है कि किसी पेशेंट की है क्या है, हो सकता है वो इन्फेक्टेड हो या ना हो, फिर भी हमें लापरवाही नहीं बरतनी है। सबसे पहले हमें पैनिक नहीं होना है, ना तो उसको शक करना है, ना उसको रब करना है, ना किसी सॉल्यूशन से उसको वॉश करना है। जस्ट रनिंग वाटर में उसको किसी भी रनिंग वाटर में उसको वॉश करना है जहाँ भी हमारे इंजरी हुई है। फिर हमें
ICN को रिपोर्ट करना है और टाइम रहते इम्यूनोग्लोबिन्स लेने हैं। लेकिन फिर भी हमें लापरवाही नहीं बरतनी है। वो इन्फेक्टेड फिर आपसे पूछा जा सकता है कि पेशेंट्स के राइट्स क्या क्या है। आपको पेशेंट्स के राइट्स के बारे में भी मालूम होना चाहिए, आपको उसके बारे में पढ़ना है। नर्सेज की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इंजेक्शन एडमिनिस्टर करने की साइट्स कौन कौन सी है। तो पेशेंट को इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कई साइट्स होती है, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, इंट्राथीकल, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस। इन सबके लिए हम लोग नीडल गेज जो है वो डिफरेंट साइज की इस्तेमाल करते हैं और इसकी साइट्स भी अलग होती है। साइज तो खैर अलग होती ही है, लेकिन हमें इंसर्ट कराने के लिए डिग्रीज जो है वो भी अलग अलग होती है। जैसे इंट्रामस्कुलर के लिए 90 डिग्री हम यूज़ करते हैं, सबक्यूटेनियस के लिए 45, इंट्राडर्मल के लिए 15 की, इंट्रावीजनस के लिए भी 15 की, और इंट्राथीकल है जो बोन में लगता है उसके लिए भी 90 डिग्री यूज़ करते हैं। लेकिन इंट्राथीकल हम लोग यूज़ करते नहीं है, वो काम होता है फिजिशियन का या एनेस्थेटिक का। ड्यूरिंग स्पाइनल एनेस्थीसिया वो लोग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। फिर आप सबसे पूछा जा सकता है कि अगर आपको पेशेंट ओटी में शिफ्ट कराना है या ओटी के लिए प्रिपेयर करना होता है तो उनके लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है कंसेंट। पेशेंट की लिखित सहमति और उनके अटेंडेंट की लिखित सहमति होती है जो डॉक्टर द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, लेकिन हमें ऑब्जर्वेशन करना होता है। और दूसरी बात, पेशेंट को ओटी में शिफ्ट करने से पहले पेशेंट का टेम्परेचर, पेशेंट का ग्लूकोज लेवल, ये सब चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसमें अबनॉर्मलिटीज़ दिखे तो हमें डॉक्टर को, सर्जन को इन्फॉर्म करना होता है। और फिर अगर आप एक्सपीरियंसड हैं, ओटी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो भी आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि पेशेंट की फाइल में पेशेंट आपने रिसीव किया है तो उसकी फाइल में आप पहले क्या देखेंगे, तो कंसेंट ही देखेंगे। कंसेंट सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। और ब्लड ग्लूकोज लेवल, उसके वाइटल साइंस ये चेक करने होते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हमें कुछ एबनॉर्मलिटी मिलती है तो हमें एनेस्थेटिक को इन्फॉर्म करना होता है, सर्जन को इन्फॉर्म करना होता है। और ओटी के बारे में मैंने आपको पहले उस वीडियो में बताया है कि ओटी में नर्सेज की क्या क्या रोल होते हैं और फ्लोर नर्स क्या होती है और स्क्रब नर्स क्या होती है। खैर मैं आपको बताऊंगा कि फ्लोर नर्स क्या होती है या सर्कुलेटरी नर्स क्या होती है और स्क्रब नर्स क्या होती है। स्क्रब नर्स जो है वो स्टराइल एरिया पे काम करती है, सर्जन को असिस्ट करती है डायरेक्टली ड्यूरिंग सर्जरी। और सर्कुलेटरी या फ्लोर नर्स जो है वो स्क्रब नर्स को हेल्प करती है क्योंकि स्क्रब नर्स है जो अनस्टराइल एरिया में कभी काम नहीं करती है, इसलिए इस फ्लोर नर्स किसी भी सामान को स्टाइल तरीके से स्क्रब नर्स को पहुंचाने में हेल्प करती है और पूरा का पूरा सर्कुलेटरी मैनेजमेंट देखती है। पेशेंट को रिसीव करने से लेकर एंड ऑफ सर्जरी एंड पेशेंट ओटी छोड़ने तक या पोस्ट ऑप तक उसका फ्लोर नर्स का काम रहता है। पूछा जा सकता है इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में, हाई रिस्क ड्रग्स के बारे में। उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इमरजेंसी मेडिसिन कौन कौन सी है, हाई रिस्क मेडिसिन कौन कौन सी है, ये आपको पढ़ना है। और ये सवाल मोस्टली 99% जरूर आता है, तो इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। और आप आईसीयू के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको वेंटिलेटर के बारे में पढ़ के जाना होता है कि वेंटिलेटर मशीन क्या होती है, उसके पैरामीटर्स क्या क्या है, वो कैसे वर्क करती है और पेशेंट को लाइफ सपोर्ट देती है।
और नेक्स्ट आपको एक कंडीशन दे दी जाती है कि आप पेशेंट के वाइटल चेक कर रहे हैं और आपको सैचुरेशन पेशेंट का लो मिल रहा है, तो आपका अगला एक्शन क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर सैचुरेशन लेवल बिलो 90 या 80 जा रहा है तो हम लोग आर्टिफिशियल O2 एडमिनिस्टर करेंगे। और अलग अलग मेथड में होता है, जैसे नेज़ल कैनुला के थ्रू, फेस मास्क के थ्रू, वेंचुरी मास्क के थ्रू, अलग अलग लेवल पे हम लोग O2 एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि आज मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब है और नाइट ड्यूटी के कारण मैं थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहा हूँ। तो अलविदा लेता हूँ आपसे, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में होना चाहिए। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कि मुझे क्या और बेहतरी आप लोगों की बेहतरी के लिए करना चाहिए और किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए, ताकि उसकी मैं प्रिपरेशन करूं और आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर पाऊँ। थैंक यू।